गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कल से आगे प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हम कल पढ़ रहे थे प्राकृतिक रेशे और प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक। तो सबसे पहले प्राकृतिक बहुलक में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रबर। रबर के वृक्ष से रबर क्षीर यानी दूध प्राप्त होता है। रबर के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अपने दक्षिण भारत में ऐसे पेड़ मिल जाते हैं, खूब बड़े वृक्ष होते हैं नीम पीपल की तरह से, और उन पेड़ों से वृक्षों से कट लगा करके दूध प्राप्त किया जाता है, उनके तनों को कटिंग करके, और उसको हम रबर क्षीर कह देते हैं। दूध एक तरह का होता है, इसी से रबर बनाया जाता है। और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन पदार्थ का बहुलक है। ये आप नाम याद रखिए, आइसोप्रीन पदार्थ का नाम है आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन के बहुलक से, आइसोप्रीन के बहुलीकरण से ये प्राप्त किया जाता है रबर, और रबर एक बहुलक है। अब ये देखो क्या अभिक्रिया दे रखी है, ये आइसोप्रीन का सूत्र है। एन का मतलब अणुओं की संख्या, एक अणु है, दो है, चार है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, अणुओं की संख्या एन। अच्छा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, और उसके ये नीचे लगा हुआ मेथिल ग्रुप CH3 और डबल बॉन्ड CH2। ये इसका कार्बनिक यौगिक का सूत्र है। ये कार्बनिक यौगिक होता है और इसका सूत्र है, इसको नाम है आइसोप्रीन। त्रिपली के बहुलीकरण, इसके बहुलीकरण से, इसके संघनन से इनकी गैसों को ठंडा करके द्रव में बदल दिया जाता है, और इसमें से ये पॉली आइसोप्रीन, ये तो मोनो आइसोप्रीन हो गया, एक अणु हो गया। ये पॉली आइसोप्रीन का मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारे अणु, पॉली यानी बहुत सारे, आइसोप्रीन ये कहलाता प्राकृतिक रबर। कैसे करेंगे, यहाँ ब्रेक लगा के तीर लगा के ऐसे लगा देंगे, ये बोर्ड है, ये बोर्ड किसके लिए है, ऐसे अणु इधर भी 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या में जुड़े हो सकते हैं, और इधर भी कितनी संख्या में जुड़े हो सकते हैं। तो ये बोर्ड खाली दिखा रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी आगे तक अणु जुड़े हुए हैं। इस तरह एक अणु कैसा बनेगा वो दिखा दिया। तो किस तरह बनेगा, अभिक्रिया होने के बाद, बहुलीकरण के बाद में क्या कहते हैं, CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय, और यहाँ की बजाय बीच में आ गया। वो इधर खड़े दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड यहाँ की जगह बीच में आ गया, और ये बॉन्ड इधर के अन्य अणुओं से जुड़ के चले जाएंगे। इसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन। ये प्राकृतिक रबर होता है जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अब बनाने की विधि क्या है, रबर क्षीर यानी लैटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर उसे ठोस में बदला जाता है। एसिटिक अम्ल, सिरका, एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। जैसे हम दूध घरों में नहीं करते क्या, कि दूध में थोड़ी से दही की मात्रा 1 चम्मच 2 चम्मच डाल देते हैं और वो दूध का पूरे का दही जम जाता है। इसी तरह से इसमें भी ये जो रबर क्षीर होता है, एक प्रकार के रबर के पेड़ का दूध ही तो होता है, और इसमें एसिटिक अम्ल मिला के इसको जमा लिया जाता है एक तरह से, और इस तरह से दही की तरह इसको जमा लेते हैं, और इस प्रकार प्राप्त जो रबर होता है वो कम प्रत्यास्थ होता है, यानी कम लचीला और कम तनन क्षमता वाला, यानी इसमें तनने की क्षमता नहीं होती। जैसे कोई रबर का जो होता है वस्तु होती है तनी अवस्था में रहती है, ऐसा नहीं रह सकता। ये इसकी कोई वस्तु बनाएंगे वो बेडोल आकार की हो जाएगी, उसका आकार निश्चित नहीं रहेगा, यानी कम तनन क्षमता वाला होता है। अतः इसमें सल्फर मिलाकर, ये ध्यान देने की बात है, इसमें किसमें, जो प्राकृतिक रबर प्राप्त किया है उसमें सल्फर मिलाकर के इसको गर्म कर दिया जाता है। इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। नाम इसका वल्कनीकरण, यानी प्राकृतिक रबर में उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें सल्फर या गंधक मिलाकर उसको गर्म कर दिया जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं वल्कनीकरण। और वल्कनीकरण के बाद में जो रबर हमें प्राप्त होता है वो वस्तुएं बनाने के लायक होता है। इस प्रकार प्राप्त रबर कम घिसने वाला, घिसेगा भी कम, और मजबूत होता है, कठोर होता है, और अधिक प्रत्यास्थ यानी अधिक लचीला होता है, को खींच सकते हैं, छोड़ने पर वही आ जाता है। इस तरह से ये गुण इसमें बाद में विकसित होते हैं। वैसे प्राकृतिक रबर का बिना वल्कनीकरण किए उससे कोई वस्तुएं हम नहीं बना सकती, इसलिए उसका वल्कनीकरण जरूरी है।
उसमें सल्फर मिलाकर गर्म कर देंगे तो वो प्रकाश हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, अधिक मजबूत हो जाएगा। इस क्रिया को हम बोलते हैं वल्कनीकरण। और उसके बाद में ये तो प्राकृतिक रबर का है। अब यहाँ पर हम लेंगे संश्लेषित बहुलक। अभी तक हम पढ़ते थे प्राकृतिक बहुलक, और प्राकृतिक बहुलक में हमने एक ही पदार्थ के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक रबर के बारे में। अब लेते हैं संश्लेषित बहुलक। ये मानव निर्मित बहुलक है, इनको कृत्रिम बहुलक अथवा संश्लेषित बहुलक इनको कह देते हैं, ये कहलाते हैं। संश्लेषित बहुलक कहो, कृत्रिम बहुलक कहो, मानव निर्मित बहुलक कहो, एक ही बात है। इस तरह से इसके उदाहरण हैं कृत्रिम रेशे, यानी तंतु एक प्रकार के, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। प्लास्टिक, ये भी एक तरह से संश्लेषित रेशा ही है। और संश्लेषित रबर यानी कृत्रिम रबर, प्लास्टिक और कृत्रिम रेशे, ये तीन तरह के पदार्थ इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कृत्रिम रेशे, और फिर उसके बाद प्लास्टिक और संश्लेषित रेशे रबर बाद में पढ़ेंगे। तो कृत्रिम रेशे, ये अपनी किताब में लगभग 4 तरह के दे रखे हैं। कृत्रिम रेशे, इनसे वस्त्र तथा अन्य सामान बनाया जाता है, और ये आपने पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा है। कुछ कृत्रिम रेशे निम्न प्रकार से हैं, कक्षा 8 में ध्यान कीजिए, उसमें आपने ये चीजें पढ़ी हैं। जैसे नाइलॉन 66, यह एडीपी अम्ल और तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से बनाया जाता है। चूंकि यहाँ भी आपको अभिक्रिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका अभिक्रिया बहुत लंबी है। पहले आपको ये जो इनसे संबंधित जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके अणुसूत्र याद करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको अभिक्रियाएं बाद में फिर कभी समझाएंगे। इस तरह से पहले लेते हैं नाइलॉन 66 क्यों है, इसका कारण है ये किस किस से बनता है, एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, थोड़े लंबे नाम हैं, पहले नामों को याद करो आप। एडीपी अम्ल ये 6 कार्बन वाला यौगिक है, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यह भी 6 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए यहाँ पर 66 आया है। ये पदार्थ भी 6 कार्बन की यौगिक है, ये पदार्थ भी 6 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए 66 कर दिया, इसका भी 6, इसका भी 6। तो नाइलॉन ये 66, ये इस तरह से एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से बनाया जाता है। और उपयोग क्या है, नाइलॉन मशीनों के गियर, बेरिंग बनाने में काम आता है, तो मशीनों में काम आता है, गियर बनाने में, बेरिंग बनाने में ये काम में आता है। और दूसरा है जो टायर होते हैं गाड़ियों के, वो टायर भी इससे बनते हैं। टायर कई प्रकार के बनते हैं, रबर से बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं। तो टायर, कपड़े, रेशे, रस्सियाँ और ब्रश, ये अपने टूथब्रश, ये इस तरह से कपड़ा धोने का ब्रश है, टूथब्रश है, वो इस नायलॉन 66 से बनाए जाते हैं। तो इतने प्रकार की चीजें इससे हम बना सकते हैं, यानी हमारे बहुत ही काम का है, और इसका रेशा बहुत ही मजबूत होता है। अब इससे आगे का लेते हैं दूसरा जो रेशा है टेरिडीन। इसे पहला तो पढ़ लिया हमने रेयॉन, फिर टेरिडीन, इसे डेक्रोन भी कहते हैं। ये एथिलीन ग्लाइकोल, ये पदार्थ के नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल, इनके नाम याद रखने हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल, इनके संघनन से बनाया जाता है। मेन 3 पदार्थों के नाम याद रखने हैं, अभी अभिक्रियाएं आपको बाद में करवाएंगे। उपयोग, इसका उपयोग कपड़े बनाने में, नाव की पाल, वो भी एक प्रकार का कपड़ा ही होता है, मजबूत कपड़ा, बेल्ट, चुंबकीय टेप, फिल्म, एक प्लास्टिक की होती है, आस पास चित्र दिखते हैं फिल्में, कैमरा आदि नेगेटिव बनते हैं, तो फिल्में आदि बनाने में किया जाता है। ये था डेक्रोन, टेरिडीन, और दूसरा है रेयॉन। रेयॉन कैसे बनाया जाता है, यानी रेयॉन जो होता है वो एक प्रकार से कृत्रिम रेशम होता है। इसे पहले नायलॉन पढ़ लिया, तो रेयॉन पढ़ रहे हैं कागज या लकड़ी। कागज ले लें, लकड़ी ले लें, कोई सेलुलोज सूखी लकड़ी है, उसका भीतर का गुद्दा, या कागज है, गत्ता है, ये सेलुलोज ही कहलाते सारे। तो सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में
भिगोकर पहले तो साफ किया जाता है। किसमें मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार में, NaOH में, इनमें मिला करके और पहले तो इनको साफ किया जाता है सेलुलोज को, और साफ सुथरा करके फिर इसे कार्बन डाइसल्फाइड विलयन में घोल दिया जाता है। और कार्बन डाइसल्फाइड में जैसे सेलुलोज को डालेंगे ये पूरी तरह घुल करके एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा, उसे हम विस्कोस कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? विस्कोस। इस ये गाढ़ा घोल प्राप्त कर लिया जाता है और विस्कोस को महीन छिद्रों में से गुजारकर, मशीन में से गुजारकर फ्राई करके रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। चूंकि इन रेशों को फिर पक्का करना पड़ता है, इन रेशों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, जिससे रेयन के महीन चमकदार रेशे प्राप्त हो जाते हैं, मजबूत रेशे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेयन है ये पूरी तरह से कृत्रिम रेशा नहीं है, क्योंकि इसमें जो कागज या सेलुलोज है, तो कागज, सेलुलोज, गत्ता ये भी रेशे हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रेशे हैं, ये पेड़ों से प्राप्त होते हैं। इसलिए ये जो रेयन है ये मिश्रित रेशा कह सकते हैं इसको, ये पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रेशा भी मिला हुआ है, कागज या सेलुलोज। और उसके बाद उपयोग क्या है? रेयन का उपयोग जैसे कि बता रहे हैं कि इसका धागा बहुत ही मुलायम, रेशम की तरह मुलायम होता है, एकदम बिल्कुल सुंदर, और इतना पतला धागा होता है और मजबूत होता है। तो इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, कई तरह के धागे बनाए जाते हैं, दरियाँ भी बना दी जाती हैं, इसमें कपास आदि, रुई आदि मिला करके, ये इसके उपयोग होंगे। अब ये हमारे इसमें सिलेबस में 3 तरह के रेशे थे जिसे कपड़े आदि बनाने में काम में लिया जाता है, वो एक प्रकार के बहुलक है। और दूसरे कृत्रिम बहुलक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक अपने इसमें सिलेबस में 4 प्रकार का आ रहा है, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो पहले प्रकार में लेते हैं ये पॉलीथीन। एथीन अणुओं के उच्च दाब पर बहुलीकरण करके पॉलीथीन प्राप्त किया जाता है। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, इसका अगर संधि विच्छेद करें, पॉली यानी बहुत सारे, और एथीन ये कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ। तो यानी पॉली एथीन, इसका हिंदी संधि विच्छेद करो, पॉली एथीन यानी एथीन के अणुओं को आपस में जोड़ करके और बहुत सारे अणु आपस में जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीथीन। और सीधी सीधी भाषा में इसको पॉलीथीन कह देते हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक की थैलियाँ जैसे इस तरह का है, ये क्या है? अब ये देखिए, ये पॉलीथीन है, एक प्रकार का प्लास्टिक की थैली है, इसको हम पॉलीथीन कह सकते हैं। पॉलीथीन, तो प्लास्टिक की जो थैली आती है वो होता है पॉलीथीन। अब इसमें पॉलीथीन अणु जो होते हैं, एथीन अणु होते हैं, ऊंचे ताप पर, ऊंचे दाब पर इसका बहुलीकरण कर दिया जाता है, ऊंचे दाब पर गर्म करके ऊंचे दाब पर, और ये इसका बहुलीकरण हो जाता है। ये एथीन अणु का अणुसूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एन अणुओं की संख्या 1 2 3 4 5 10 15 20 कुछ भी हो सकती है। ये तो अणुओं की संख्या होगी। सूत्र है एथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जब बहुलीकरण करेंगे इस तरह का बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हटता जाएगा। इधर ऐसे कैसे अणु इधर टूटते चले जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और ऐसे ही अणु यानी ब्रैकेट में ये लोग खाली बॉन्ड दिखा रखे हैं, बंद दिखा रखे हैं, इनमें ऐसे अणु टूटते चले जाएंगे और लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन जाती हैं। तो उपयोग क्या है पॉलीथीन के? पॉलीथीन का उपयोग थैलियां बनाने में भी होता है। थैलियां सांचे में डाली गई वस्तुएं बनाने में और पाइप बनाने में कुछ हद तक, और ट्यूब होती हैं वाहनों की, इनको बनाने में इनका उपयोग कर लिया जाता है। अब इसके बाद में अगला प्लास्टिक लेते हैं इसके बाद में, तो इस तरह से अब लेते हैं दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम PVC के नाम जानते हैं, PVC। यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनाया जाता है। जैसा कि इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉली शब्द को हटा दीजिए, विनाइल क्लोराइड अणुओं के बहुलीकरण से बनता है। अब देखिए
विनाइल क्लोराइड क्या होते हैं, इसको देखिए, पॉलीथीन को देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है और इसका बहुलीकरण करने पर ये बॉन्ड इधर दिखा दिए, आगे तक इसी तरह के अणु जुड़ते चले जाएंगे। पॉली शब्द काम में ले लिया, एथीन को हमने कह दिया पॉलीथीन, पॉलीएथीन। और इस तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी हम 4 प्रकार के प्लास्टिक पढ़ेंगे और चारों प्रकार के प्लास्टिक में एक बात याद रखनी है ताकि आप उसको भूलोगे नहीं, आसानी से याद भी हो जाएगा। कैसे करना है, यहाँ पर ये देखिए CH2 की जगह एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह नीचे Cl यानी क्लोरीन जोड़ दिया, बस इतना ही फर्क किया है। एथीन में और विनाइल क्लोराइड में इतना ही फर्क है, यहाँ CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा करके और यहाँ एक बंद लगा करके केवल क्लोरीन जोड़ा गया है। इतना होने पर ये यौगिक अब कहलाएगा विनाइल क्लोराइड। और जब इसका बहुलीकरण फिर भी लिखते बहुलीकरण, और उसके बाद में वैसे ही है CH2 डबल बॉन्ड की जगह एक बॉन्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया। और CH वैसे CH है, Cl भी वैसे ही है, ये बंद इधर दिखा दिए ब्रैकेट बंद करके। ऐसे अणु इस तरह इधर जुड़ते चले जाएंगे इस तरह से, और ऐसे अणु इधर जुड़ते चले जाएंगे। कितनी मात्रा में जोड़ सकते हैं, n संख्या में जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 10 कितने जुड़ सकते हैं। इस तरह से ये एथीन था, इसी में थोड़ा बहुत बदलाव करने पर ये याद रखने का तरीका है, एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्लोरीन जोड़ दिया इसकी जगह। अब यहाँ पर दूसरा कोई समूह जोड़ देंगे तो तीसरे प्रकार के प्लास्टिक वो बहुलक प्राप्त हो जाएगा, और अलग कोई समूह जुड़ेगा तो उसी तरीके से हम 4 तरह के प्लास्टिक पढ़ेंगे। बस वही एथीन को आप याद रखोगे, इस सूत्र को याद रखने पर ये अपने आप याद रह जाएगा, और इसके बहुलीकरण से हम ये PVC बना लेते हैं। और PVC उपयोग क्या है इसका, विशेष रूप से पाइप, ये जो घर के जो मोरे नाले होते हैं, ये इनके जो पाइप होते हैं, प्लास्टिक के मोटे मोटे पाइप जो होते हैं जिनमें से बरसाती पानी नीचे गिरता है, वो सारे PVC के बने होते हैं। जितने भी प्लास्टिक के पाइप हैं, तो इस तरह से प्लास्टिक के पाइप है, जूते चप्पलें हैं और थैले, बरसाती कपड़े हैं, रेनकोट जो होते हैं वो इस तरह का प्लास्टिक होता है, और खिलौने आदि भी इससे बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से ये था दूसरी प्रकार का प्लास्टिक, और बाकी जो शेष रह गया उसको कल देखेंगे।